नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 1 जून को देश में आम चुनाव का आखिरी चरण का चुनाव होना है। 7वें चरण का चुनाव होना है और 7वें चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इन 8 में से 4 सीट हैं आरा, बक्सर, काराकाट और सासाराम। इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में क्या कुछ समीकरण बन रहा है, किस तरह वहाँ वोटों का पोलराइजेशन हो रहा है, जो उम्मीदवार हैं वो किस तरह जनता को लुभा रहे हैं और किनकी दावेदारी सबसे मजबूत है, जिन और कौन जो है मैदान में बाजी मार सकते हैं, ये हम जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, ये जो क्षेत्र हैं आरा, काराकाट, बक्सर और सासाराम, कैसे देखते हैं ये इलाका? खास करके जो कहा जाता है कि नक्सल प्रभाव का भी किसी ज़माने में था, अब आप जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो आप कैसे देख रहे हैं इन इलाकों को? देखिए, ये चारों सीटें एनडीए की सीट मानी जाती है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार जो समीकरण उल्टा दिख रहा है और एक सीट ऐसा है काराकाट, जिसके कारण 4 सीट प्रभावित हो रही है। और अगर भाजपा एनडीए चारों सीट हारती है तो एक काराकाट उसकी मूल वजह हो सकती है। काराकाट सीट पर एक कलाकार, भोजपुरी कलाकार पवन सिंह खड़े हो गए, जो कि भाजपा के बड़े नेता माने जाते थे, भाजपा के स्टार प्रचारक हुआ करते थे। भाजपा शायद राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी थे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल से टिकट दिया था, आसनसोल से शायद टिकट दिया था, जिसको उन्होंने इनकार कर दिया। भाजपा का टिकट लेने से टिकट मिलने के 24 घंटे के बाद उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा बंगाल से। उन्होंने वापस कर दिया टिकट। उसके बाद वो आरा या काराकाट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको, क्योंकि उन्होंने टिकट वापस कर दिया था, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। आज स्थिति ये हो गई है कि सब पर भारी पड़ रहे हैं। वो पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं और पूरे बिहार का राजपूत आज उनके पीछे पागल हो गया है। पूरे बिहार से राजपूत लोग काराकाट पहुंच रहे हैं पवन सिंह को जिताने के लिए। राजपूतों की गोलबंदी हो गई है और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ उतरना पड़ा, राजनाथ सिंह को आना पड़ रहा है, अमित शाह को आना पड़ रहा है, ये योगी आदित्यनाथ को आना पड़ रहा है, मैसेज देना पड़ रहा है। तो ये स्थिति हो गई है कि काराकाट से 4 लोकसभा सीटों का भविष्य जुड़ा हुआ है और वहाँ पर कुशवाहा समाज से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, और इंडिया गठबंधन से माले के राजा राम जी उम्मीदवार हैं। तो राजा राम जी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों कुशवाहा समाज से आते हैं और पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं। तो जब राजपूत समाज, ब्राह्मण, भूमियार सब जब पवन सिंह पर सवार हो गए, यहाँ तक कि भाजपा के वर्कर भी पवन सिंह पर सवार हो गए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत ही खराब स्थिति हो गई है। दूर दूर तक मतलब कोई संभावना नहीं नज़र आ रही है। वैसे समय में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राजनाथ सिंह का आना डूबते को तिनके का सहारा मिला है और एक माहौल बनाने का प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री के आने के बाद। लेकिन आज भी यूथ वर्ग देखिए, क्या किसी जाति धर्म से ऊपर उठकर पवन सिंह के पीछे पागल है। अगर ये वोट में कहीं तब्दील होता है या नहीं है तो समय बताएगा, लेकिन अगर यह भीड़ वोट में तब्दील हो गया तो पवन सिंह इतिहास रचने का काम करेंगे। दूसरी तरफ ये हो गया है कि कुशवाहा समाज के लोग वहाँ देख रहे हैं कि भाई जब उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीतेंगे, राजपूत जीत जाएगा, तो उससे अच्छा है राजा राम सिंह को वोट दे दो जी। और यही नहीं, उस सीट का प्रभाव सटे हुए आरा, बक्सर, सासाराम सभी सीटों पर पड़ रहा है कि अगर राजपूतों ने वहाँ एनडीए कैंडिडेट वो उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया तो आरा में राजपूत समाज की बैठक हुई और उन्होंने तय कर लिया कि सुबह एकदम 8 बजते बजते 9 बजते बजते पता चल जाएगा कि भाई अगर राजपूत लोग उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं देंगे तो यहाँ हम लोग भी आर के सिंह को वोट नहीं देंगे।
तो वहाँ अगर उपेंद्र कुशवाहा हारते हैं तो यहाँ आर के सिंह भी हार सकते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए सीट हैं। तो कुशवाहा समाज की बैठक हो गई, आर के सिंह को के लिए परेशानी का सबब बन गया। तभी आर के सिंह लगातार बोल रहे थे कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पवन सिंह को क्यों नहीं निकाला जा रहा है। और आर के सिंह के पहल पर ही पवन सिंह को पार्टी से बाहर निकाला गया। और आज स्थिति ये है कि आर के सिंह और भाजपा के लोग माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई राजपूत समाज पवन सिंह को नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को वोट दे रहा है, जो आरा में कुशवाहा समाज आर के सिंह को वोट दीजिए। लेकिन आरा में भी लड़ाई ज़बरदस्त है। अगर कुशवाहा समाज ने पलटी मार दी तो बक्सर तो जाएगा ही एनडीए के, भाजपा के हाथ से। आरा सीट से भी एनडीए को हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि आरा सीट ऐसी सीट है कि आरा सीट से आर के सिंह आईएएस अधिकारी हैं, भारत सरकार में होम सेक्रेटरी भी रहे हैं और बहुत ही कद्दावर और मतलब अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। और आरा में उन्होंने जो काम किया है वो उसका लोग उदाहरण देते हैं। और आरा में उनके काम की वजह से ही आज सभी समाज का 10% वोट उनको मिलता है। जाति धर्म से ऊपर उठकर यहाँ तक कि मुसलमानों का वोट भी आर के सिंह को मिलता है 10%। 5% मिले, 2 ही वोट मिले, लेकिन मिलता है क्योंकि उन्होंने इतना काम किया। क्योंकि वो नौकरशाह है और कैसे काम लेना है वो जानते हैं। बाकी एमपी को तो डीएम और एसपी पढ़ा देते हैं और डीएम एसपी रिक्वेस्ट करते हैं। डीएम एसपी से बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर डीएम और एसपी से रिक्वेस्ट करते हैं कि डीएम साहब ये ज़रा देख लीजिएगा, कर दीजिएगा। और आर के सिंह फ़ोन लगाते हैं तो डीएम एसपी को करते हैं, चूँकि सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, वो नाम लेकर बोलते हैं तुमको ये काम करना, ये करके ऐसे करके भेजो, इसको तुरंत करो और हमको कल तक रिपोर्ट दो। इस तरह से वो बात करते हैं। तो उसका प्रभाव है आईएएस का, तो वो काम कराने में सफल होते हैं। कितने विवादित मामले थे लाइब्रेरी का, ये सब उन्होंने सुलझा दिया। तो इसको लेकर के उनका एक अच्छी छवि मानी जाती है और सभी जाति धर्म को वोट मिलते हैं उनको। लेकिन अगर काराकाट में राजपूतों ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया तो सारा काम आर के सिंह का धरा रह जाएगा। आर के सिंह का सारा काम धरा रह जाएगा और वहाँ पे कुशवाहा समाज सुदामा प्रसाद माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद पर सवार हो जाएंगे और सुदामा प्रसाद इस बार चुनाव में सफल हो सकते हैं। सारा समीकरण कुशवाहा समाज के वोट पर है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में इस बार कुशवाहा समाज का सॉफ्ट कॉर्नर आरजेडी है, इंडिया गठबंधन है। यहाँ तक कि बोला जाता है औरंगाबाद, चित्तौड़गढ़ के नाम से फेमस औरंगाबाद, राजपूतों का गढ़ चित्तौड़गढ़ कहा जाता है औरंगाबाद। वहाँ कुशवाहा समाज ने राजपूतों को खिलाफ वोट दिया, आरजेडी को नवादा में दिया। तो इस तरह से कुशवाहा समाज का सॉफ्ट कॉर्नर है और कुशवाहा समाज इंडिया गठबंधन और आरजेडी को वोट कर रहा है। तो मुझे लगता है काराकाट का असर आरा में होगा और आरा में मुझे लगता है कि आर के सिंह की मुसीबत बढ़ सकती है। उसके बाद आप आ जाइए बक्सर। तो बक्सर की जो स्थिति है, बक्सर सीट काफ़ी दिलचस्प हो गया है। बक्सर में अश्वनी चौबे वहाँ पहले 2 बार से जीत रहे हैं। उससे पहले लाल मुनि चौबे चुनाव जीतते थे। लेकिन इस बार अश्वनी चौबे का टिकट काट दिया गया है और उनका टिकट काट करके मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया गया है। तो जिसके कारण अश्वनी चौबे तो नाराज थे ही और वहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एक ब्राह्मण उम्मीदवार आईपीएस अधिकारी थे, असम कैडर के शायद थे, और उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे करके अमित शाह से करीबी थे। उनको आश्वासन मिला था कि आपको बक्सर से टिकट दिया जाएगा। तो उन्होंने आईपीएस पद से इस्तीफा दे दिया था और वो बक्सर आके चुनाव प्रचार कर रहे थे कि उनको टिकट तो पक्का है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। तो वो उन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया और बक्सर की पूरा ब्राह्मण समाज उस आईपीएस अधिकारी के पीछे पागल हो गया। मिथिलेश तिवारी को बाहरी उम्मीदवार घोषित कर दिया और सारे उम्मीदवार, सारे जो नेता हैं वो ब्राह्मण आईपीएस अधिकारी के पीछे लग गए हैं। तो वहाँ अब लड़ाई जो स्थिति है कि मुझे लगता है कि वहाँ पे आरजेडी कैंडिडेट सुधाकर सिंह का पलड़ा भारी दिख रहा है। सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद सिंह ने उस क्षेत्र में बहुत काम किया है। ददन पहलवान भी खड़े हैं चुनाव में। वो हर बार खड़े होते हैं, लेकिन वो वोट कटवा उम्मीदवार साबित होते हैं। हर बार कुछ वोट काट करके वो रह जाते हैं। लेकिन इस बार उनको मुझे लगता है कि यादव समाज का भी वोट उनको नहीं मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ददन पहलवान
ये सुधाकर सिंह को जीत से रोकने के लिए ही खड़े हुए हैं और उनकी कोशिश होगी कि मतलब सुधाकर सिंह को जीतने नहीं दे, तो कितना कामयाब होंगे वो? देखिए, ददन पहलवान आज ही नहीं, आरजेडी से पहले शिवानंद तिवारी खड़े हुए तो उनके खिलाफ खड़े हुए, उसके बाद जगदानंद खड़े हुए तो वो उनके खिलाफ खड़े हुए, फिर अब उनके बेटे सुधाकर सिंह खड़े हुए तो उनके खिलाफ खड़े हुए। तो ददन पहलवान हमेशा चुनाव लड़ते रहते हैं और धीरे धीरे उनका असर, पहले 2 लाख वोट लाते थे, फिर 1 लाख आए, फिर 50,000, और मुझे लगता है कि इस बार 10,000 20,000 में सिमट कर रह जाएंगे। वो भोटकटवा उम्मीदवार साबित हो जाए, उनको एक प्रकार से लोग अब भाजपा का एजेंट के रूप में देखने लगे हैं। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो वही स्थिति ददन पहलवान की हो गई है। वो भोटकटवा उम्मीदवार साबित हो जाएंगे और मुझे लगता है कि वहाँ लड़ाई ज़बरदस्त हो गई है। और एनडीए कैंडिडेट जो भाजपा कैंडिडेट है मिथिलेश तिवारी, उनको लोग बाहरी का अथी कर दिया, उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और अश्वनी चौबे भी भीतर घात करने में लगे हुए हैं। अश्वनी चौबे के जितने लोग थे सब लोग मिथिलेश तिवारी के खिलाफ कर रहे हैं और यही कारण है कि वहाँ अब लड़ाई हो गई है। और लड़ाई में तीसरे पायदान पे भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी चले गए हैं और मोदी जी अब गए हैं, अमित शाह गए हैं, तो कुछ माहौल बने तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। पहले हुआ करता था कि लालमुनि चौबे के खिलाफ लोग रहते थे, लेकिन लास्ट में आकर के लोग भाजपा को वोट दे देते थे। अश्वनी चौबे के खिलाफ लोग लड़ते थे, लेकिन लास्ट में वोट दे देते थे। अब देखना है कि वोटिंग के दिन इस बार भी मिथिलेश तिवारी के लोग खिलाफ हैं और देखना है कि कहीं लास्ट में वोटिंग दे देंगे तो फिर उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें उनका मुझे दिक्कत लग रहा है और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह का पलड़ा भारी लग रहा है। अब आ जाइए सासाराम। सासाराम से शिवेश कुमार और मनोज कुमार के बीच लड़ाई है। तो वहाँ भाजपा का गढ़ माना जाता है। कभी मीरा कुमार भी वहाँ से रही हैं, सांसद रही हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी बनी हैं। और उसके बाद अभी जो स्थिति है वहाँ लड़ाई कांटे की लड़ाई है वहाँ पे, और कांटे की लड़ाई में वहाँ हार जीत कुछ भी हो सकता है। लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि मीरा कुमार इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है उम्मीदवार को, और उधर से बाकी एनडीए के कैंडिडेट हैं, उनसे लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि लड़ाई दिलचस्प होगी और कोई भी हार जीत सकता है। तो अंतिम चरण के चुनाव में बिहार के 4 सीट आरा, काराकाट, बक्सर और सासाराम पर दिलचस्प मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। कोई भी चुनाव नतीजे खास करके इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में कुछ भी हो सकता है। हालांकि जैसा कि संतोष जी ने कहा कि चुनाव से पहले ही काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनकी हालत खास्ता हो चुकी है। ऐसे में चुनाव नतीजे क्या होंगे इन्होंने एक तरह से खोल के ही रख दिया है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।